Hello everyone, welcome to Manu Law Classes. Today again we are present with fortnight current affairs. इसमें हम डील करते हैं पिछले 15 दिनों के सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से, और इसके बाद चलिए शुरू करते हैं. ये थोड़ी बहुत जो आज के लिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट 15 डेज़ का, और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को इनमें कवर किया गया है. ठीक है. कुछ इकोनॉमी के टर्म्स जो पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में रहे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शेल कंपनीज. शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं, दीज आर दोज कंपनीज विच आर एक्चुअली रजिस्टर्ड, ठीक है, बट दे डू नॉट कंडक्ट एनी रियल बिजनेस ऑपरेशंस. ठीक है. दे आर यूज्ड इन समटाइम्स इलीगल एक्टिविटीज. Why they are created? Just to make sure, just to save taxes. For the purpose of tax evasion, these companies are just created because they want to save their money and show as if that money was invested somewhere else, and they save the tax on that money. So that is why shell companies are created. Escrow account, ये क्या है? Escrow account एक financial instrument है. एक तरह से एक ऐसा मान लीजिए कि जैसे A, B and C तीन लोग हैं. A बैंक है, B इन्वेस्टर है, और C जो है यहाँ पे ये बैंक के बिहाफ पे और इन्वेस्टर के बिहाफ पे पैसे जमा लेके रखता है. ठीक है. ये थर्ड पार्टी है. एस्क्रो अकाउंट यही थर्ड पार्टी जैसा एक अकाउंट है. ठीक है. थर्ड पार्टी होल्ड्स द फंड्स अंटिल बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच. वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि हम क्या करेंगे, 10 रुपये का मैच होगा, अंपायर के हाथ में हम लोगों ने 10 रुपये दे दिए कि जो भी जीतेगा उसको ये 10 रुपये मिलेंगे. तो दोनों लोगों ने 10-10 रुपये अपने जमा कराए, तो जो लास्ट में जीता उसको 20 रुपये मिले. जब दोनों मैच पूरी तरीके से ख़त्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, तब वो पैसे अंपायर उसको दे देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा. ठीक है. और अदरवाइज इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस लौटा दिए जाते हैं. यही है एस्क्रो अकाउंट, और कुछ नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, सेबी ने अभी एक प्रपोजल लाया है और एक इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स का इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में. होता क्या था, इससे पहले क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते थे, जिनमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये सारे इनमें होते थे. ठीक है. इन इन्वेस्टर्स को मार्केट का एक्सेस बहुत ज़्यादा था, बहुत बढ़िया एक्सेस था. ठीक है. लेकिन एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कभी भी QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का स्टेटस नहीं मिलता. तो अब क्या कर रही है सेबी कह रही है कि अब इनको QIB लाइक स्टेटस देंगे, इसीलिए एक्रेडिटेड इन्वेस्टर का नाम लाया गया है. ठीक है. थोड़ा और देखते हैं QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं. ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो जनरली, ठीक है, इनको ये माना जाता है कि ये एक्सपर्ट हैं और इनके फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट में बहुत तगड़ा है. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो इसके लिए इनको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहा जाता है. दीज पीपल जनरली हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज, दे हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल दे हैव द कैपेसिटी टू स्पेंड, सो दैट इज व्हाई दीज पीपल आर नोन एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. ठीक है. Accredited investors, they are also called qualified investors or professional investors. They have understanding of various whatever there are financial products and the risk, whatever risk is associated with them, whatever return is they are going to get, all is known to them. They are able to make informed choices, informed decisions, whatever investments regarding whatever investment they are gonna make. So all this is taken care of. ठीक है. इनको सिक्योरिटीज ट्रेड करने को अलाउ होता है, जो कि फाइनेंशियली माने रजिस्टर्ड नहीं होता फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ के पास. ठीक है. तो यही चीज़ है, इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना हमें. हाल फिलहाल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में एक रिपोर्ट आई है कि जो PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5, जिसके हम लोग बार बार हर साल समस्या देखते हैं दिल्ली जैसे शहरों में, जहाँ पे बार बार कहा जाता है कि धुंध हो गया, स्मोक और फॉग का जो फैक्टर होता है, ठीक है, स्मॉग हो जाता है, लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जो होने लगती है. ठीक है. वट एवर दीज प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय द पीपल, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलेट मैटर 2.5. सो द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इज सेइंग दैट दिस हैज एक्चुअली वर्सेंड. ठीक है. इन 43 आउट ऑफ 99 सिटीज, ओके, व्हेन it was compared in last 2 years. For example, when
the 2020 winter was compared to 2019, it was found that कि almost more than half of the cities they have worsened in the air quality. So what is PM 2.5? Let's know about PM 2.5. It refers to fine particulate matter smaller than 2.5 micrometers in diameter. ठीक है, ये ऐसे होते हैं जो अनसेटल्ड पार्टिकल्स है जो हवा में होते हैं. ठीक है, इनसे सांस लेने में, देखने में और काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आती है. दे ऑल्सो लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, लीड टू प्रॉब्लम इन लंग्स एंड ऑल अदर्स. ठीक है, तो इनसे जो है इंसान को खतरा है. ठीक है, बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक है, बूढ़ों के लिए काफ़ी हानिकारक है. ठीक है, CAC क्या है? ये एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यू दिल्ली में बेस्ड है. ये रिसर्च करता है और इसका यही काम. ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बारे में. सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा है? इनमें आता है गुरुग्राम हरियाणा, लखनऊ, जयपुर, विशाखापट्टनम, आगरा, नवी मुंबई एंड जोधपुर. ठीक है, इनमें एक सिटी कोलकाता भी है जो अपने आप में एक ही महानगर है जो इस लिस्ट में शामिल है. एक ही महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो भी कहिए. ठीक, जो पोल्यूशन के मामले में नॉर्थ इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे अच्छा है. और सबसे अच्छा माने ये गलत बात है, बुरी बात है कि नॉर्थ इंडिया का 23 ऑफ द सिटीज आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया इन द वर्स्ट सिटीज. एंड गाजियाबाद विच इज नियर टू दिल्ली, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज. ठीक है, और नॉर्दर्न बेल्ट का इट इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी. ठीक, which has been the best performers, only 19 registered improvement than the last year. ठीक है, there are only 4 cities, Satna, Mysuru. Satna is in MP, Mysuru Karnataka, Vijayapura, Chikmagaluru, all are in Karnataka. They have met the 24-hour standard. Okay, this not milligram, this was 60 per you can say कि air cubic meter. ये जो है इनका इन्होंने मेट किया नेशनल स्टैंडर्ड को. सतना एंड मैहर इन मध्य प्रदेश और मैसूरू इन कर्नाटका, दे आर द क्लीनेस्ट सिटीज इन द कंट्री. ठीक है, ये सीन है इनके साथ कि इन लोगों ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया. ना केवल बल्कि इन चारों जो सिटीज़ हैं इन्होंने नेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको मेट भी किया है. ठीक है, अब इससे एक और नई चीज़ पे आते हैं कि हाल फिलहाल क्या हुआ है. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में से इनमें से किसी एक को इनका चेयरमैन बनाया गया है. आंसर बताइए कौन होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर कीजिए. आंसर है श्री विजय सांपला जी को. ठीक है, विजय सांपला जी को हाल फिलहाल नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट का अपॉइंट किया गया है चेयरमैन. ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इसका जिक्र किस में था? आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद दिस कमीशन. ठीक, ये क्या करता है 338? इट प्रोवाइड्स फॉर द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. और उनकी ड्यूटी क्या होगी? टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू सेफ गार्ड. ठीक है, उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए, जो उनके कंप्लेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए, और जो भी प्लानिंग प्रोसेस है उनके डेवलपमेंट में उस सबको पार्टिसिपेट करने के लिए इस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया. हिस्ट्री क्या है? आर्टिकल 338 ये बॉडी प्रोवाइड करती है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है 65th अमेंडमेंट एक्ट से इस 1 मेंबर सिस्टम को मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC और ST में बदला. ठीक है, आर्टिकल 338 को अमेंड करके. फिर 89th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे SC अलग और ST को अलग किया गया. ठीक है, दोनों को अलग बॉडी बनाया गया. जो SC की बॉडी थी, ठीक है, वो आर्टिकल 338 के अंदर ही, और 338A मान कैपिटल A के तहत फिर आया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, यही है इसके बारे में. इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहें, यहाँ इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन सारे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं. हाल फिलहाल कुछ और भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई है इस मंथ में, आप ध्यान से देख लेना. एक एक लिस्ट मैंने आपको दे दी है. फरवरी मंथ में हुए सभी मेजर अपॉइंटमेंट्स आपको यहाँ पे नोटेड हैं. ठीक है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोहंती, ये बने हैं वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के. ठीक है, भव्या लाल हैज बीन द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा. ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया. हेनरी मोइज, he has been the first chief compliance officer of Facebook. Bikram Singh Bedi, he has been selected as the managing director of Google Cloud India, and all others has been given here. You can go and have a look. ठीक है, अब पहुंचते हैं हम PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम पे. इसकी चर्चा इसी साल बजट में की गई थी. प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें हेल्थ इश्यूज को
समग्र तरीके से होलिस्टिक वे में इसको हमें डील करना होगा। एक 4 प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी बताई ताकि इंडिया हेल्दी हो, ठीक है। आइए इसके बारे में और देखते हैं 4 प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी क्या क्या है, ठीक है। पहला कि बीमारी से बचना और हेल्दी शरीर और वेलनेस को प्रमोट करना, ठीक है, जिसके लिए क्या क्या मेजर लिए जाएंगे, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, सैनिटेशन फैसिलिटी बेटर, आपको कहिए कि पानी की अच्छी सुविधा, हर चीज का ये करना ताकि लोग बीमारियों से बचे, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे इंडिया ने अप्रूव करवाया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज। तो इससे पता चलता है कि किस तरह हम लोग एक हेल्दी इंडिया की ओर बढ़ने की हम लोगों की ये चल रही है, तैयारी चल रही है। टाइमली केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, आशा जो और आंगनवाड़ी बहन जी थी, ये लोग सब कोई मिलके इनके लिए स्कीम्स लाई गई। मैटरनल लीव का जो पीरियड था वो बढ़ाया गया। तो ये सारा चीज़ हेल्दी इंडिया की ओर बढ़ने के लिए पीएम मोदी का और इंडिया का एक ये स्ट्रैटेजी है। तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम की तरह ये पहली स्ट्रैटेजी है। दूसरा क्या कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो, गरीब हो बिल्कुल, उनको जो है चीप और इफेक्टिव ट्रीटमेंट दी जाए, ठीक है। तीसरा कि हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी अस्पतालों में हम देखते हैं कभी दवाएं नहीं है, कभी कुछ नहीं है, उन सबका इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वालिटी मेंटेन करना है, अच्छा बनाना है, ठीक है। और जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं सभी बढ़िया से बढ़िया और क्वालिफाइड हों, ठीक है, ये मेंटेन करना है हमें। एक मिशन मोड पे काम करके जो भी इंद्रधनुष के तहत जो भी हमने देखा, मिशन इंद्रधनुष के तहत कि जो भी हमारे सामने जो रुकावटें हैं, वट एवर रोड ब्लॉक्स वी आर हैविंग, ऑल इज बीइंग टेकन केयर ऑफ and it is being tried to take care of all those roadblocks. So this has been given all the data, this has been taken from PIB, ठीक है। a new centrally sponsored scheme with an outlay of 64,180 crore, ठीक है। duration 6 years, duration has been 6 years, support for 1778 rural and 11,024 urban health and wellness centers, integrated public health labs will be set up, ठीक है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स, ऑल दिस हैज बीन गिवन इन द बजट, ओके। कुछ और बता देते हैं जो उसमें नहीं था। ये जो भी स्कीम है ये टोटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि इसमें जो पैसा देना होता है वो सेंटर देती है 60%, स्टेट देता है 40%, ठीक है, हर स्टेट में अपने लिए। स्पेशल स्टेट्स के लिए ये आंकड़ा होता है 90% फॉर सेंटर, और स्पेशल स्टेट जो होते हैं, जो हिमालयन स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वो 10%, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये हुआ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ड्यूरेशन कितने साल का है? 6 साल का है। कब अनाउंस हुआ? तो बजट 2021-22 में अनाउंस हुआ। क्या इसका एम है? इट एम्स टू डेवलप द कैपेसिटीज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर हेल्थ सिस्टम, इवन द लास्ट माइल्स ऑफ द नेशन. It wants to develop a modern ecosystem for research, testing, treatment and better health facilities in our country. So this is the main aim. Objectives: it is supporting development of this and this rural and urban healthcare center. जो भी हमने देखा उस इमेज में, ये सारा चीज़ यहाँ ऑब्जेक्टिव्स में मैंने लिख दिया है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो वो यहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है। अगला, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन. We all have been talking about this since 2016 when it was the time of demonetization. The PM, whole of the country, was talking about from being a cashless economy, we should instead try to be a less cash economy, ठीक है, less cash economy. We wanted to bring digital India. We wanted to end the digital divide. So all of this has been taken care by this scheme. The scheme's name is National Urban Digital Mission. And which is the ministry which is bringing this? Answer is MoHUA, that is Ministry of Housing and Urban Affairs, ठीक है। इसके कौन है मंत्री? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके जो मिनिस्टर हैं कौन है इस मिनिस्ट्री के, ठीक है। Along with the Ministry of Electronics and Information Technology has launched the National Urban Digital Mission. 2 मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हैं। महुआ के और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो इसके साथ लॉन्च किए गए हैं, जैसे इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, स्मार्ट कोड, स्मार्ट सिटीज 2.0, जियो स्पेशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑल हैज बीन लॉन्च्ड. These initiatives will further the
boost the ongoing efforts of both the ministries to realize the vision of Digital India and Atmanirbhar Bharat. ठीक है, NUDM will create a shared digital infrastructure for urban India working across the three pillars of people, process and platform. तीन पिलर दिए गए हैं इसमें स्कीम में, people, process and platform. Why people? Because if people won't want to be digitally independent, then no one can in this world can make them independent. So this is the main thing. Whatever the process is, the process should be a slow one. अचानक से किसी को आप चेंज नहीं कर सकते, that should have to be a slow process. और प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट का है, ठीक है, ताकि सिटीज को, टाउन्स को होलिस्टिक सपोर्ट मिल पाए. नेक्स्ट वन, इट विल इंस्टीट्यूशनलाइज अ सिटीजन सेंट्रिक एंड इकोसिस्टम. जो सिटीजन के बारे में सोचे, आवर कंट्री इज अ वेलफेयर स्टेट, आवर वी विल ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट आवर सिटीजन फर्स्ट. ठीक है, तो ये सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है. ठीक है, टू अर्बन गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी इन 2022 सिटीज बाय 2022. एक साल में 2022 सिटीज को कवर करना है, और ऑल सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया बाय 2024. सो दिस हैज टू बी डन. एक बहुत बढ़िया स्कीम जो इंडिया को डिजिटली इन्हांस बनाएगा. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, और जो इसका शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा आप कहिए कि सिटीज़ और टाउन्स को ये बेनिफिट करने का मौका देता है. जो भी सपोर्ट है, जो भी चैलेंजेस है, सभी को ये टैकल करके सिटीज़ को, रूरल एरियाज़ को डिजिटली एडवांस बनने का मौका दे रहा है. ठीक है, तो ये स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम लाई गई है. इसमें जो भी स्कीम्स में दी गई हैं, ये आपके लिए क्लैट में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, बट फिर भी अगर कोई इसके बारे में पढ़ना चाहे, देन आई हैव गिवन ऑल द डिटेल्स हियर. ठीक है, जस्ट नो दिस मच कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इट हैज़ बीन, वेयर इट इज सिचुएटेड, आंसर इज इन बैंगलोर. हु हैज़ डेवलप्ड इट? IISc हैज़ डेवलप्ड दिस IUDX. ठीक है, this will provide all the data whatever is required to the following ministry. The smart code platform, it enables all ecosystem stakeholders to contribute a repository of open source code for various solutions and applications for urban governance. सिंपल शब्दों में ये जानते हैं कि ये सभी को एक तरह से इनेबल करेगा कि जो भी ओपन सोर्स पे जितने सारे इंफॉर्मेशन है, जो भी उसके सोल्यूशन है, एप्लीकेशन है, ये अर्बन गवर्नेंस में किस तरह काम आए, ये सारा चीज़ का काम स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म का है. ठीक है, यही है अलग और बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया स्कीम, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन. ठीक है, इसका भी अनाउंसमेंट 2021-22 के बजट में ही हुआ, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का. एंड इट विल ड्रॉ अ रोड मैप फॉर यूजिंग हाइड्रोजन एज एन एनर्जी सोर्स. The initiative has the potential of transforming transportation. Simple, what it is trying to do. From example, we all have been talking about clean energy. Clean energy की हम बात कर रहे हैं इतने दिनों से. This is clean energy. हाइड्रोजन बेस्ड जो फ्यूल है, एक ऑल्टरनेटिव जो फ्यूल का ऑप्शन है, ये ईजी करेगा और ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाएगा. ठीक है, NHM initiative will capitalize on one of the most abundant elements. ठीक है, ये अबंडेंट है, नेचुरल रिसोर्स है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है, क्या करना है, इसका जो मेन फोकस है वो ग्रीन पावर रिसोर्सेज पे फोकस करना है. ठीक है, ये इंडिया का जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, एक हाइड्रोजन इकोनॉमी बना के हम लोग अचीव कर सकते हैं. जो इंडिया का गोल है 175 गीगावाट का 2022 तक. ठीक है, ये 2021-22 बजट में इसको और बूस्ट मिला जब 1500 करोड़ रुपए इनको अलॉट किए गए इन चीज़ों के लिए. ठीक है, इंडिया को हाइड्रोजन के यूज से ना केवल पेरिस एग्रीमेंट, जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, उसका टारगेट फुलफिल करने में मदद करेगा, बट हाँ, जो अभी हम देख रहे हैं 100 रुपये पेट्रोल जाना, 90 रुपये डीजल जाना, हर बार जब भी इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं, इंडिया सफर्स. ठीक है, तो ऑन दैट पार्ट ऑल्सो वी विल remove dependency on imports of fossil fuels, and then what we will be able to achieve, we will be ourselves be able to provide us the energy we require, because we also know that India's energy requirement is rising day by day. ठीक है, hydrogen, all the details are given here कि what is hydrogen, and you can know more about hydrogen, how many types of hydrogen are there. This can be known from the slides only, this doesn't require explanation. Now
एशिया पैसिफिक स्टांस, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर दैट कि एशिया में और एशिया रिलेटेड पैसिफिक ओशन के जो रिलेटेड स्टेट्स हैं उनमें या कंट्रीज़ हैं उनमें से कौन क्या क्या स्टेप लिया है ये हाइड्रोजन एनर्जी की ओर बढ़ने में। जापान ने 2017 में बेसिक हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी बनाई थी जो कि कंट्री का एक्शन प्लान, whatever we are thinking today, they are thinking in advance and they are working on it. Japan being such a small country, we see so much development there because they are innovating. Innovation leads to the wealth of the nation. It is always said कि अगर innovation है तो you will always achieve what you require. तो ये चीज़ है, इन सब चीज़ों के लिए कहा गया कि जापान ने एक्शन प्लान तैयार किया 2030 तक, ठीक है, और एक इंटरनेशनल सप्लाई चेन को भी इस्टेब्लिश किया, ठीक है। साउथ कोरिया भी इसके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोडक्शन यूनिट्स पे भी काम किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक एक्ट बनाया इसके लिए, हाइड्रोजन इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड सेफ मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एक्ट, ठीक है। एक और भी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी कंट्रोल ऑफ हाइड्रोजन एक्ट, सारे चीज़ों से इन लोगों ने एक्ट बना के डील किया, इसको लीगलाइज किया ताकि कैसे हाइड्रोजन को एक रिच एनर्जी सोर्स में इस तरह से यूज़ किया जा सके, ठीक है। 3 की एरियाज हैं, हाइड्रोजन व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन एंड फ्यूल सेल्स। तो ऑल दिस हैज़ बीन सीन। इंडिया के बारे में अगर हम कहें तो इंडिया के पास एक ह्यूज एज है, ठीक है। इंडिया के पास कैलिबर बहुत है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का, क्योंकि इसके जोग्राफिक कंडीशन है वो इसको फेवर करते हैं। इसके पास अबंडेंस में है नेचुरल एलिमेंट्स, तो एक बहुत ही अच्छा सेटअप यूज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बूस्ट दिया है कि हाँ, गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वी कैन सेटअप, और जो भी पूरे कंट्री में हम लोग चाहें तो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्मार्ट ग्रिड जो इंट्रोड्यूस करना है ये भी किया जा सकता है। इनको बेसिकली क्यों लाया जा रहा है कि जो प्रेजेंट एनर्जी मिक्स है, ठीक है, उससे हम लोग और एडवांस की ओर जाना चाहते हैं, ठीक है। कैपेसिटी एडिशन होना चाहिए। चैलेंजेस क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी है दिस इज वेरी मच कॉस्टली, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस पोजीशन पे इफ इंडिया वांट्स then it can take advantage of the increasing investment in research and development, capacity building, compatible legislation. In this budget also, science and technology all has been given a boost. The government is also supporting innovation because we have been talking about Atmanirbhar Bharat, and if you lack innovation then you will never be able to achieve. So this is the main thing. Now the next news is China, apart from all the bans, apart from all the you can say fights between both the countries, it has again emerged as the top trading partner in 2020, even greater partner than USA and UAE. अगर USA UAE को if both combine USA and UAE together the trade with both the countries, then also China is greater than both of them. So we can see कि what China is actually what does it matter to India. So if there is a question coming कि हाँ सबसे ज़्यादा किस में रहे, तो since there was a ban on all the things, don't worry, even if there was ban on Chinese apps, ठीक है, even if Chinese companies were not allowed to directly invest in Indian companies, it was coming from automatic, it was made approval route, but still China is the top trading partner in 2020. Now again the next report is also from China. The anti-dumping duty which India imposed on steel imports from China, okay, it is going to expire in 2022 because it is for 5 years, ठीक है। World Trade Organization कहता है कि 5 साल का होता है। If you want to revoke that, you can revoke pre, but अगर कर दिया तो ये 5 साल का होता है। अगर आप रिवोक करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्चुअली, कि व्हेनेवर अ कंट्री, ठीक है, ट्राइज टू सेल इट्स गुड इन अदर कंट्री लेस देन द मार्केट प्राइस इन इट्स कंट्री। फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ चाइना इज सेलिंग स्टील इन इट्स कंट्री एट 400 rupees per kg, it is sending the same steel to India and it is selling here at 300 rupees per kg, then it means dumping. So anti-dumping duty means additional tax is added to this steel so that we can save our domestic producers.
People may say ki why do we do that? Ultimately we are gaining only, we are getting steel at a lower cost. But if we are, although we are getting steel at lower cost, people in India who are doing that business, that steel with them, they won't be able to sell it. So this is not a good practice. And once, let's say, China acquires whole of the market, then it will regain, it will get a monopoly, and again it will try selling steel at whatever cost it wants. So this is the main thing. ठीक है. नेक्स्ट वन, पगड़ी संभाल मूवमेंट. संयुक्त किसान मोर्चा जो है 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मना रहा है. ठीक है, क्योंकि इसके जो पगड़ी संभाल जट्टा जो गाना आप देखने होंगे भगत सिंह मूवी में, ठीक है, अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे, इन्होंने पगड़ी संभाल मूवमेंट चलाया था 1907 में ब्रिटिश के गलत पॉलिसीज के खिलाफ. ठीक है, तो ये इसका मेन चीज है. अब ये सारे स्कीम्स हैं, इनमें से कौन से स्टेट ने मां स्कीम चलाया है 5 रुपए पुअर को खाना देने के लिए, 5 रुपए थाली? आंसर है बंगाल. दीदी ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया है. अभ्युदय योजना फॉर प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग टू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट्स. आंसर इज योगी जीज, उत्तर प्रदेश. ठीक है. पहला फागुन फेस्टिवल वेयर इट वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आंसर इज Bangladesh. These were the important questions for the last dates. Which has become the first bowler to dismiss left-handers 200 times in test? And the answer is Ravichandran Ashwin from India. It is a very good figure that Ashwin is achieving, and he has become the 4th bowler of India to take 400 test wickets also. As I am recording the video today, he has achieved this feat. Okay. After Kapil Dev, Anil Kumble, Ishant Sharma, he is the 4th bowler. International Mother Language Day, when it is celebrated? It is celebrated on 23rd February. Who has won the Australian Open's men's single title? And answer is Novak Djokovic. 21st February it was, sorry. Answer: the Transatlantic Alliance is back. The Transatlantic Alliance, okay, when Joe Biden came and when he attracted to the global audience in the annual Munich Security Conference, he has asked all of the Europe and USA to come together to fight and to counter the economic and security challenges which they are facing from China. ठीक है, people in Europe and USA, they see China as dragon, they call China as rising China. So all of the, we can say ki India, China's Silk Route, China's maritime Silk Route, each and every place China is going and disturbing the peace there, they are actually trying to get the world power status which USA has. So whenever USA is seeing that ki its world power is transferring now to China, so it is in a place of fear कि yes मेरा ये पोजीशन चला जाएगा. So they are actually trying to avoid this. ठीक है, USA president intended to improve the strained relationship because at the time of Trump he used to say America first, और इसके कारण क्या हुआ कि यूरोप से their relations went bitter. ठीक है, so Biden is coming and he is trying to do all the whatever the wrongdoings of Trump were. ठीक है, he is trying to just rectify them and do it. Transatlantic Alliance, why it is called? Because let's say if this is Atlantic Ocean, here is North America and here is Europe. ठीक है, whenever we talk about West, actually the West is this only. These people are the ones who are the producers, who are the real leaders. ठीक है, still also even if for P5, G7, wherever you will find these countries there, because they have a very long and very rich history. ठीक है. In the present times, Asia Pacific is seen as the next big thing. Last is Transatlantic Trade and Investment Partnership, whatever it is. ठीक है, this is not important for you, but still if someone wants to do that, उसकी उत्सुकता मिटाने के लिए we have been providing this thing. ठीक है. Now last one, Quad. ठीक है, Quad क्या है? Quad 4 कंट्रीज को मिलके बना है. It is first is USA, Japan, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ये चीज तो whenever we talk about Quad, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये इनमें कंट्रीज कौन कौन आती है.
इनका मेन एम क्या है, ये सपोर्ट करते हैं फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन को, ठीक है। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वाड की जानने के लिए, ये लोग टुगेदर एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है मलाबार एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में दो स्टेट्स अपना स्टेटहुड डे मना रहे हैं, जिनमें आते हैं नाम अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के। मिजोरम 23rd स्टेट ऑफ इंडिया बना था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 53rd अमेंडमेंट एक्ट। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन कि बाय विच अमेंडमेंट मिजोरम बिकेम द 23rd स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर अरुणाचल ऑल्सो, only difference was that it became in 1986 Mizoram and Arunachal became in 1987 by the Constitution 55th and Mizoram achieved it by 53rd Amendment Act. So if you like this video, please comment, subscribe, and thanks a lot.